जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम सभी कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वह आप सभी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं आप सभी का, वह आपको डायग्राम सहित बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो आप सभी को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का आपका जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी होती हैं वह कहाँ उत्पन्न होते हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं तिल्ली, वृक्क, यकृत, ऑप्शन डी है अस्थिमज्जा। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है, इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह अस्थिमज्जा या बोन मैरो में उत्पन्न या निर्माण होती हैं। अब दोस्तों, आगे की पॉइंट में आप सभी को बोन मैरो के बारे में देख लेना है कि जो बोन मैरो होता है वह अस्थियों, जिन्हें हम लोग आमतौर पर हड्डियां कहते हैं, उनके अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो बोन मैरो होता है वह हमारे हड्डियों के अंदर भरा हुआ एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। दोस्तों, आगे आप सभी को ये याद रखना है कि जो वयस्क होते हैं उनकी अस्थियों में जो मज्जा होती हैं वह रक्त कोशिका निर्माण करने में सहायक होती हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रख लेना है कि जो वयस्क होते हैं उनकी बड़ी अस्थियों में जो बोन मैरो होती हैं वह रक्त कोशिका निर्माण करने में सहायक होती हैं। अब दोस्तों, आप सभी को डायग्राम में भी देख लेना है कि जो हमारी अस्थि है, जिन्हें हम लोग आमतौर पर हड्डियों के नाम से जानते हैं, उन्हीं के अंदर हमारा जो मुलायम टिश्यू होता है उसे हम लोग आमतौर पर बोन मैरो या अस्थिमज्जा के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, ऑप्शन डी है आपका परिशोधिका। दोस्तों, आपको इसमें याद रखना है कि जो प्लीहा होती हैं वह हमारे आरबीसी का कब्रिस्तान होती हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो प्लीहा होता है उसे ही हम लोग आमतौर पर तिल्ली या स्प्लीन के नाम से जानते हैं, और जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें स्प्लीन जरूर पाया जाता है। और मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है और यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। दोस्तों, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो प्लीहा होता है वह पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है, यानी कि जो प्लीहा होता है उसमें ब्लड का स्टोरेज भी होता है और यह रोग निरोधक तंत्र का एक भाग भी है। दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा सुधार कर लेना है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। अब आपके ऑप्शंस हैं 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन, ऑप्शन डी है 190 दिन। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं या जिन्हें हम लोग आमतौर पर आरबीसी के रूप में जानते हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। अब दोस्तों, आगे हम लोगों को लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में की पॉइंट में देख लेना है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा या जिन्हें हम लोग आमतौर पर बोन मैरो के नाम से जानते हैं उनमें होता है, और जो भ्रूणी अवस्था होता है उनमें लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वह प्लीहा या यकृत में होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो भ्रूणी अवस्था होता है, यानी कि जो शिशु अपने माता के गर्भ में होता है, उनमें लाल रक्त का निर्माण होता है वह प्लीहा या यकृत में होता है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रख लेना है, जो मानव का लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी होता है उनमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, और इसके जो एक्सेप्शंस हैं वह भी आप सभी को याद रखना है कि जो ऊंट, जिराफ और लामा होते हैं इनके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। अब दोस्तों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव रुधिर का पीएच है, यानी कि क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो मानव रक्त होता है उसका पीएच कितना होता है। अब आपके ऑप्शंस हैं 7.2, 7.8, 6.6, ऑप्शन डी है 7.4। तो दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि जो मानव रुधिर होता है
उसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप लोगों की पॉइंट भी देख लेना है कि कम पीएच विलयन में उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है और ये अम्लीय होते हैं। अब दोस्तों इसे आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि जो 7 के नीचे के विलयन होते हैं, जिनका पीएच मान 7 के नीचे होता है, वह उच्च हाइड्रोजन आयन सांद्रता वाले होते हैं और यह अम्लीय होते हैं। और जिनका पीएच मान 7 के ऊपर होता है, यानी कि जो उच्च पीएच विलयन वाले होते हैं, उनके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है और ये क्षारीय होते हैं। दोस्तों आप सभी से अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। यानी कि इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। आपके ऑप्शंस हैं तिल्ली, फेफड़ा, हृदय, ऑप्शन डी है यकृत। दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो तिल्ली या स्प्लीन होता है, इसे ही हम लोग आमतौर पर रुधिर बैंक या ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो प्लीहा होता है वह अमाशय, यानी कि जिन्हें हम लोग आमतौर पर पेट के नाम से जानते हैं, यानी कि प्लीहा अमाशय के नीचे और उदर के बाईं ओर एक अंग है। दोस्तों आगे डायग्राम में भी आप लोगों को देख लेना है कि यह है हमारा लीवर और यह है हमारा प्लीहा, यानी कि स्प्लीन। अब इसमें आप सभी को ये याद रखना है कि जो स्प्लीन होता है वह लीवर के बाईं साइड होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मानव में रक्त होता है उसके प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अब आपके ऑप्शंस हैं 60 से 64%, 70 से 75%, 80 से 82%, ऑप्शन डी है 91 से 92%। तो आप सभी को याद रखना है कि जो मानव शरीर में रक्त होता है उसके प्लाज्मा में पानी का जो प्रतिशत होता है वह 90 से 92% होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आप सभी को ब्लड के बारे में जान लेना है। जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है वह रक्त का एक तरल भाग होता है, यानी कि जो प्लाज्मा होता है वह एक लिक्विड फॉर्म में होता है और हमारे रक्त का लगभग 55% प्लाज्मा होता है। दोस्तों आप सभी को ये ऐसे याद रखना है कि जो हमारा रक्त यानी कि ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और शेष 45% में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अब दोस्तों इसमें आप सभी को ये याद रखना है कि जो हमारा रक्त होता है उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है तथा 55% का जो 92% होगा वह 92% पानी पाया जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। अब आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, जिंक, सोडियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रक्त होता है उसमें लोहा नामक धातु पाई जाती है। अब दोस्तों आगे आप लोगों की पॉइंट भी देख लेना है कि लौह तत्व का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है खून यानी कि ब्लड के प्रमुख घटक लाल रक्त कणों का निर्माण करना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो लौह तत्व होता है उसका प्रमुख कार्य खून के प्रमुख घटक आरबीसी का निर्माण करना। और इतना ही नहीं, हीमोग्लोबिन के निर्माण का भी कार्य लोहा ही करता है, यानी कि जो लोहा होता है वह हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है और जो शरीर के अंग प्रत्यंगों को सुडौल बनाता है। यानी कि जो लोहा होता है वह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है तथा इसका जो मुख्य कार्य है वह है खून के प्रमुख घटक लाल रक्त कणों का निर्माण करना। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस हैं फेफड़ा, यकृत, किडनी, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वह फेफड़ा, यकृत तथा किडनी, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह फेफड़ा, यकृत तथा किडनी के द्वारा होता है। और अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ होता है तो आप सभी को आंसर में किडनी राइट करना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शंस हैं शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ऑप्शन बी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है,
ऑप्शन डी है आपका शरीर के सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है यानी कि जितने भी शरीर में ब्लड होते हैं उनका जो शुद्धिकरण होता है वह किडनी के माध्यम से होता है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो किडनी होता है उसे हम लोग आमतौर पर वृक्क या गुर्दे के नाम से जानते हैं, जो कि मानव शरीर में एक जोड़ा होता है और जिसका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन और रक्त शोधन करना है। अब दोस्तों आप सभी का जो डायग्राम है उसमें आप सभी को देख लेना है कि यह है हमारा राइट किडनी तथा यह है हमारा लेफ्ट किडनी। यह आप सभी को नोट कर लेना है तथा डायग्राम अच्छे से देख लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि जो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब आपके ऑप्शंस हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोलोसिस, ऑप्शन डी है पैरालिसिस। तो दोस्तों इसमें आप सभी का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो मानव रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होता है उसे हम लोग आमतौर पर डायलिसिस के नाम से जानते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं लोहित कोशिकाएं जिन्हें हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी है बिंबाणु, ऑप्शन सी है लसिकाणु, ऑप्शन डी है श्वेताणु। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि जो लोहित कोशिकाएं होती हैं इनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है और सभी पार्टों में मिला दिया जाता है। अब दोस्तों जो आरबीसी हैं उनके बारे में आप सभी को की पॉइंट में देख लेना है कि जो आरबीसी हैं यानी कि लोहित कोशिकाएं हैं उन्हें हम लोग आमतौर पर इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो लोहित कोशिकाएं या आरबीसी होती हैं इन्हें हम लोग आमतौर पर इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आगे आप सभी को ये नोट करना है कि जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वह हाथी में होती है और जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वह कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 20 से 120 दिन होता है और लाल रक्त कण जिन्हें हम लोग आरबीसी के नाम से जानते हैं वह यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। आगे आप सभी को ये नोट करना है कि जो प्लीहा होता है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन पे आप सभी को स्टार लगाना है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त यानी कि ब्लड जमता नहीं है। अब आपके ऑप्शंस हैं फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है हिपेरिन। तो दोस्तों कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारे शरीर के भीतर हिपेरिन होती है उनकी वजह से रक्त जमता नहीं है। अब आगे की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है। जो हिपेरिन होता है वह यकृत, फेफड़ों और शरीर के अन्य ऊतकों द्वारा बनाया जाता है, यानी कि जो हिपेरिन होता है वह लीवर, लंग्स तथा अन्य टिश्यूज के द्वारा बनाया जाता है और इन्हें प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है और रक्त के थक्कों को रोकने या तोड़ने के लिए हिपेरिन को मांसपेशियों में या रक्त में इंजेक्ट किया जा सकता है और यह एक प्रकार का थक्का रोधी भी है। आप सभी को यह भी नोट कर लेना है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। आपके ऑप्शंस हैं मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, इयोसिनोफिल, ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल। दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रुधिर यानी कि जो ब्लड का प्लाज्मा होता है निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि जो हमारे रक्त के प्लाज्मा में लिम्फोसाइड होता है उनके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को लिम्फोसाइट्स के बारे में की पॉइंट में देख लेना है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके हैं टी सेल, बी सेल और एनके सेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो हमारी प्लाज्मा होती है उनमें जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे आप सभी को ये नोट करना है कि जो बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सहायक होती हैं और जो टी कोशिकाएं होती हैं उनका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। आप सभी को ये नोट कर लेना है कि जो बी कोशिकाएं होती हैं वह हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण के लिए सहायक होती हैं तथा लिम्फोसाइट का जो टी कोशिका होता है उसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है।
अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम लोग आमतौर पर आरबीसी के नाम से जानते हैं वो किस नाम से जानी जाती है। अब आपके ऑप्शंस हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन डी है इयोसिनोफिल्स। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि आरबीसी को हम लोग मुख्य तौर पर इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आगे आप सभी को आरबीसी के बारे में की पॉइंट में समझ लेना है कि जो आरबीसी होती हैं इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता और इनकी जो औसत आयु होती है वह 120 दिन होती है। और आगे जो इम्पोर्टेंट है आप सभी को नोट करना है कि जो आरबीसी की खोज की गई थी वह एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और आगे आप सभी को यह भी ध्यान देना है कि जो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है वह आरबीसी को ही माना जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण होता है। यानी कि जो आरबीसी होती है उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का भी निर्माण होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होते हैं। आपके ऑप्शंस है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। तो आप सभी को याद रखना है कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो लाल रंग होता है वह मुख्यतः हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर लेना है कि जो हमारे रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब दोस्तों आगे की पॉइंट में आप सभी को हीमोग्लोबिन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह नोट कर लेना है कि हीमोग्लोबिन आपके खून में मौजूद एक प्रोटीन होता है और यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन होता है और यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और ये कोशिकाएं ही शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में होता है। आपके ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, मैग्नीज, ऑप्शन डी है जस्ता। तो आप सभी को याद रखना है जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें मुख्यतः लोहा नामक धातु पाई जाती है। अब की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि रक्त उत्पादन के लिए आयरन एक आवश्यक तत्व है। यानी कि जो ब्लड होता है उसके प्रोड्यूस के लिए आयरन यानी कि लोहा एक आवश्यक तत्व है और शरीर का लगभग 70% जो आयरन होता है वह रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, ऑप्शन डी है लौह का उपयोजन। इसमें आप सभी को याद रखना है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनका मुख्य कार्य जो होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। अब आपके ऑप्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, ऑप्शन डी है जीवद्रव। तो आप सभी को याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन है वह आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी को स्टार मारना है। आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनके द्वारा साफ रक्त को फेफड़ों यानी कि लंग्स से हार्ट में ले जाया जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा, ऑप्शन डी है फुफ्फुस शिरा। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप सभी को नोट कर लेना है जो फुफ्फुस शिरा नामक रक्त वाहिकाएं होती हैं वह साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। अब आगे आप सभी को फुफ्फुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन्स के बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेना है कि जो फुफ्फुस शिरा होती हैं उन शिराओं को कहते हैं जो फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त लेकर उसे हृदय तक पहुंचाती है। यह आप सभी को नोट कर लेना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। अब आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि जो श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी हैं उनका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब की पॉइंट भी आप लोगों को देख लेना है कि जो डब्ल्यूबीसी या श्वेताणु होते हैं इन्हें ही हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं।
आप सभी को नोट कर लेना है कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC होती हैं, इन्हें ही आमतौर पर हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और इनका जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है। यानी कि ल्यूकोसाइट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी का इसमें यह है कि इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।